तक लोग उनकी व्यंग्य कविताओं के दीवाने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि छंदमुक्त कविता अपनी बात कहने का सबसे सरल किंतु सशक्त माध्यम है, क्योंकि वहाँ छंद के अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए हम अपनी इच्छा के शब्द कविता की माला में पिरो लेते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम छंद की बाध्यताओं के चलते अपनी इच्छा के शब्द कविता में नहीं ला पाते और हमें उनका विकल्प तलाशना पड़ता है। विकल्प से हम काम तो जरूर चला लेते हैं, लेकिन विकल्प कभी मूल शब्द की बराबरी नहीं कर पाता। व्यंग्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष या अव्यवस्था के प्रति आलोचना का भाव रहता है। इसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है। व्यंग्य एक तीखा औजार है जो बुराइयों को खत्म करता है। व्यंग्य खादी भंडार का कंबल है जो शरीर को चुभता तो है लेकिन ठंड से बचाव भी करता है। व्यंग्य भाभी की चिकोटी की तरह है जो पीड़ा तो पहुंचाती है लेकिन आनंद की अनुभूति भी कराती है। व्यंग्य समाज में चेतना लाता है। अच्छा व्यंग्य वो है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध बोला जाए वह भी उससे आनंदित हो और इंगित त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करे। व्यंग्य का जन्म ही विद्रोह से उपजे असंतोष के कारण हुआ है। इसलिए विद्रूपता समाप्त करने के लिए ही इस औजार का प्रयोग किया जाता है। व्यंग्य उस कड़वी दवा की तरह है जो हमारा स्वाद तो बिगाड़ती है किंतु शरीर को स्वस्थ कर देती है। व्यंग्य उस दर्पण की तरह है जो हमारे चेहरे के दाग धब्बे दर्शाता है ताकि उन्हें दूर करके स्वयं को सजाया संवारा जा सके। मक्खन जी ऐसे व्यंग्यकार हैं जिन्होंने कभी आलोचनाओं की चिंता नहीं की और अपनी बात को बगैर किसी लाग लपेट के अपनी कविताओं में सलीके के साथ पिरोते रहे। उनकी दृष्टि में राजनीतिक रस्साकशी भी है, समाज में फैली वो बुराइयां भी हैं जो उसे लगातार खोखला करती जा रही हैं। उनके यहाँ परिवारों की टूटन भी है और सरकारी तंत्र का भ्रष्टाचार भी। वह अपनी चुटीली कविताओं के माध्यम से परिवार से आरंभ होकर समाज, देश और दुनिया तक अपनी बात को जोरदार ढंग से प्रस्तुत करने का हुनर जानते हैं। मक्खन जी ने अपने आसपास के वातावरण से लेकर देश दुनिया तक जहां जहां उनकी दृष्टि पहुंची अपनी कविताओं के लिए सामग्री एकत्रित की है। उन्होंने समस्याएं उजागर भी की हैं और उनसे निपटने के समाधान भी सुझाए हैं। कविताओं की भाषा सरल किंतु विभिन्न बिंबों और विविध उपमानों से अलंकृत है। अनुशासन कठिन तो होता है लेकिन उसके परिणाम बहुत सुंदर, सुखद और सकारात्मक होते हैं। व्योम जी ने कोरोना काल का जिक्र किया था। घरों के बाहर पुलिस खड़ी थी डंडे लिए हुए, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे डर की वजह से। तो प्रधानमंत्री जी का वो वाक्य याद आता है, आपदा में अवसर तलाशना। और उस आपदा में कलाकारों ने बहुत सारे अवसर तलाशे, बहुत सारी नई चीजें शुरू हुई। कविता पाठ का ऑनलाइन होना, और चूंकि सभी रचनाकार घरों में रहे तो उन्होंने घर के कामों में भी हाथ बटाया। पत्नियां भी बहुत खुश थीं उस दौरान कि उनका काम आधा रह गया। और साहित्यकारों ने अपनी साहित्यिक रचनाएं भी लगातार लिखी और बहुत अच्छी रचनाएं उस काल में हुई। आदरणीय मक्खन जी के गीत के लेखन का जो आरंभ है वो उसी काल का है। उनके सामने, घर के सामने आम का पेड़, वहीं से उनकी कविता जो छंद कविता है शुरू होती है।
आपने देखा होगा कि अगर जहाँ तक छंद युक्त और छंद मुक्त की बात है, तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावी होती है कविता तो वो छंद मुक्त है, क्योंकि हम अपनी मर्जी का उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी शब्द पिरो सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे सामने कोई बंधन नहीं होता। लेकिन वो कर्णप्रिय नहीं होती, वो दिमागी हो सकती है, दिल को बहुत अच्छी नहीं लगती। और जो छंद कविता है उसमें मैंने अभी कहा कि हमें कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो उस छंद में नहीं आ पाते और हमें उन शब्दों के विकल्प तलाशने पड़ते हैं। विकल्प कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन वो अपने मूल शब्द का स्थान नहीं ले पाता। तो जो छंद कविता है, छंद के कारण उसमें कर्णप्रियता भी है और वो दिल को अच्छी लगती है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि रिक्शे ठेले वाले, ट्रक वाले या इस तरह के जो कहना चाहिए इस तरह के जो लोग हैं जिनका कविता से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वो भी, उन्हें भी सैकड़ों फिल्मी गाने याद होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ कर्णप्रियता है। 56 के फूल 71 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ट्रकों पे आपने लिखा देखा होगा। ये क्या है? ये छंद युक्त कविता का कमाल है। आपने छंद मुक्त कविता कहीं किसी ट्रक पे लिखी नहीं देखी होगी, किसी रिक्शे पे लिखी देखी नहीं होगी, लेकिन ये सिर्फ छंद का कमाल है कि वहाँ कर्णप्रियता है और दिल को छू लेने वाली चीज़ें हैं। इसलिए वो सबके मन को भाती है। अनुशासन कठिन तो होता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत सुंदर, सुखद और सकारात्मक होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान लंबा लॉकडाउन पीरियड आम आदमी के लिए जहां मुश्किल भरा रहा, वहीं कलाकारों का प्रेरणा स्रोत भी बना। कलाकारों ने इस दौरान अपनी कला को निखारा और विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसका शानदार प्रदर्शन भी किया। मक्खन जी भी छंद मुक्त से छंद युक्त कविता की तरफ आए और इस यात्रा के आरंभ में ही शानदार गीतों की रचना की। लोगों ने उनकी छंद मुक्त कविताएं तो पढ़ी और सुनी थीं, लेकिन यह पहला अवसर था जब लोगों ने उनके गीत भी पढ़े और सराहे। क्योंकि मक्खन जी व्यंग कवि हैं, इसलिए उनके गीतों में भी सशक्त व्यंग के दर्शन होते हैं। उनके यहाँ आम आदमी की दौड़ धूप, उसकी समस्याएं, उन समस्याओं का निदान आसानी से देखा जा सकता है। उन्होंने शब्दों को भाषा की दृष्टि से नहीं, बल्कि उपयोग की दृष्टि से देखा है। भाषा से तो बहुत सारे शब्द निकल गए हैं, लेकिन किस शब्द का कहाँ उपयोग करना है, उस उपयोग की दृष्टि से मक्खन जी ने शब्दों का प्रयोग किया है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गांव देहात के हैं, जो कभी बचपन में हमने सुने थे, बोले भी थे, सुने भी थे। बहन जी ने भी इस बात को कहा, और वो शब्द आज हमारे बीच से बिल्कुल गायब हो गए, एकदम गायब हो गए। जैसे रड़कना जैसा शब्द, बहुत सारे शब्द हैं। रड़क लिए मौसम, इसी तरह से गीत है। अब रड़कना मतलब चले जाना, एक ठेठ देहाती शब्द है, शहरों में तो ये शब्द सुनने को मिलता ही नहीं। तो उस तरह के शब्द उन्होंने जीवंत किया है, उन शब्दों को मक्खन जी ने, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण परिवेश को जिया है, इसलिए उन शब्दों की अहमियत और उनकी वास्तविकता वो जानते हैं, और उन्होंने बड़ी खूबी के साथ, खूबसूरती के साथ उन शब्दों का प्रयोग किया। चूंकि मक्खन जी व्यंग कवि हैं, इसलिए उनके गीतों में भी सशक्त व्यंग के दर्शन होते हैं। उनके यहाँ आम आदमी की दौड़ धूप, उनकी समस्याएं और उन समस्याओं का निदान आसानी से देखा जा सकता है। एक गीत की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव गांव के नाम। शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव गांव के नाम, पढ़ने में बस आंसू आए, अक्षर मिटे तमाम। कि हर चिट्ठी पर पुता मिला है धूल गर्द का लेप, शारीरिक सब भाषाओं की बिगड़ गई है शेप। यात्राओं की पीड़ाओं से कहाँ अभी आराम, शहरों से जो मिली चिट्ठियां, गांव गांव के नाम। आज लोगों के दिमागों पर शहरीकरण इस कदर हावी हो गया है कि गांव कस्बों में, कस्बे
नगरों में और नगर महानगरों में तब्दील होते जा रहे हैं। अब पीपल, नीम और बरगद की छाया ढूंढने से नहीं मिलती। बच्चे भी गुल्ली डंडा, कबड्डी, कंचे, आइस पाइस आदि खेलों से अपरिचित हैं और कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम खेलते हैं। आधुनिकता ने हमारी संस्कृति छोटी और छोटी और छोटी होती जा रही है। एक सुंदर गीत का मुखला प्रस्तुत कर रहा हूं कि हर दोपहरी बाट जो होती है वृक्षों की छांव, हर दोपहरी बाट जो होती है वृक्षों की छांव, चल देहात नगर से जाने कब लौटेंगे गांव। मक्खन जी प्रेम की चादर को भी बड़ी सतर्कता के साथ छूते हैं और कहते हैं कि अंतर मन में चाह उमगना दुनिया भर जाता है, अंतर मन में चाह उमगना दुविधा भर जाता है, और कुछ कुछ जी उठता है भीतर, कुछ कुछ मर जाता है। आगा पीछा सोच समझकर तन से तन को छूना। मौसम का प्रभाव आखिर किस पर नहीं पड़ता। रचनाकार को तो मौसम बहुत जल्दी अपने प्रभाव में ले लेता है और रचनाकार भी सरलता के साथ स्वयं को उसके हवाले कर देता है। मक्खन जी ने भी मन में उठने वाले मौसमों का जिक्र अपने गीत में इस प्रकार किया है कि मौसम जब मन चले हुए तो डांट दिए ऋतुओं ने मौसम, मन मौजी मनमाने पंछी बहुत मनाए पर कब माने, चुपके चुपके देखभाल कर चुगने लगे प्रेम के दाने, विपरीती परिणाम दिखे तो फाट दिए ऋतुओं ने मौसम, मौसम जब मन चले हुए तो डांट दिए ऋतुओं ने मौसम। मक्खन जी ने चूंकि छंद मुक्त व्यंग से गीत के क्षेत्र में प्रवेश किया है, इसलिए उनके गीतों में भी धारदार व्यंग के दर्शन होते हैं और यह स्वाभाविक भी है। भाई साहब, आप अगली पंक्ति में हैं। और यह स्वाभाविक भी है। उनकी गीत यात्रा का मैं साक्षी हूं और जानता हूं कि उन्होंने इस यात्रा में आई मुश्किलों को कभी परास्त करते हुए तो कभी नज़रअंदाज करते हुए यात्रा को जारी रखा और सफलता हासिल की। उनकी काव्य यात्रा का पहला पड़ाव छंदमुक्त कविताओं का रहा, जिसके फलस्वरूप पहली पुस्तक कड़वाहट मीठी सी शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें 51 कविताएं हैं। दूसरे पड़ाव में जो गीत लिखे गए उन्हें मक्खन जी ने अभिनव गीत का नाम दिया है। अतः यह पुस्तक अभिनव गीतों की है, जो गीतों के भी घर होते हैं शीर्षक से प्रकाशित हुई। गुंजन प्रकाशन द्वारा वर्ष 2023 में प्रकाशित 160 पृष्ठीय इस पुस्तक में 98 गीत हैं। ये पुस्तक उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव केजी के कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष और प्रिंसिपल रहे कीर्तिशेष प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी को समर्पित की है। पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर मैं आदरणीय मक्खन जी के इस परिश्रम को नमन करते हुए माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि वह इनकी गीत यात्रा को अनवरत जारी रखें, उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे और इसी प्रकार से अपने सुंदर अच्छे गीतों की रचना करते रहें और साहित्य के कोष को भरते रहें। मेरी उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं।